दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 21वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। निकलसन ने बड़े ही संतुलित स्वर में पूछ लिया, क्या बात है राज? सुहागिन के रूप में तुम सीमा की हत्या करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? और फिर ऐसी कौन सी मझधार में फंस गए हो तुम? गजराज उसी उत्तेजित अवस्था में कहता चला गया, वो मरी तो नहीं, मगर अपाहिज हो गई। दोनों टांगे बेकार हो गई है। उसकी पत्नी के रूप में अब वो मेरे किसी काम की नहीं है। सन्नाटा कुछ और गहरा हो गया। टीटू ने पूछा, क्या उसकी टांगे बेकार हो गई? हाँ, व्हील चेयर पकड़ ली है उसने, गजराज ने कहा। निकलसन ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? गजराज अभी तक उत्तेजित अवस्था में था। ढलान पर लुढ़कता हुआ पत्थर उसकी टांगों पर से गुजर गया। अब डॉक्टर का कहना है कि टांगों की हड्डियां टूट गई हैं। खुद मैंने एक्सरे भी देखे हैं। गजराज ने एक एक बात जो डॉक्टर ने बताई थी वही साहब उनके सामने, वह सब एक एक बातें उन्होंने खोल कर रख दी थी। ओह! निकलसे से मुंह से हमदर्दी भरा स्वर निकला। तुम्हारे साथ वाकई बड़ी ट्रेजेडी हो गई गजराज। देखो निको, ये बात ठीक नहीं है। सीमा मेरी अच्छी खासी बीवी थी, उससे मुझे कोई शिकायत भी नहीं थी। वो खूबसूरत भी थी। ऐसे हालात में जब ब्रिजेश की आत्मा ने हमारे सामने दो शर्तें रख दी, हम पांचों के सामने समस्या आ खड़ी हुई। उस समय सिमना को मैंने बलि की बकरी बनाकर तुम्हें सामने प्रस्तुत कर दिया। तुम लोगों को आश्चर्य हुआ कि मैं अपनी ही बीवी की बलि देने के लिए तैयार हूं। अपने साथ साथ तुम सबके फायदे के लिए ही मैं सीमा की बलि देने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उसकी मौत से ब्रिजेश की दोनों शर्तें पूरी हो गई थी। अब जबकि सीमा मेरे लिए किसी काम की न रही, तुम सब पीछे हटना ये कोई इंसानियत तो नहीं है। क्या कहते हो दोस्तों? निकलसन ने अन्य तीनों से पूछ लिया। राज की बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, बागेश ने कहा। निश्चय ही उसने उस वक्त इतने समस्या हल की थी और संयोग से ट्रेजेडी ऐसी हो गई कि मुसीबत में फंस गई। मगर फिर भी किसी एक को तो मुसीबत से निकालने के लिए हम वेन को तो नहीं छोड़ सकते। या सारे ग्रुप को ऐसी मुसीबत में नहीं फंसा सकते कि सब जेल की चारदीवारी में चक्की पीसते नजर आए। हाँ, दो प्रपोजल हैं। इतना जरूर है कि राज के हक में जाने वाले प्रपोजल पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अगर खतरा कम रहता है और सीमा के कत्ल की कोई ठोस स्कीम तैयार हो सकती है तो प्रेफरेंस हमें उसको ही देना चाहिए। इस समय गजराज उत्साहित हो गया और उसने कहा, ठोस स्कीम मेरे पास है। निकलसन ने कहा, योजना के बारे में तुम्हें खैर हम बाद में सुनेंगे। पहले तुम ये बताओ कि सीमा को बचाने के लिए तुम्हारे और पंडित जी की क्या क्या बातें हुई थी। गजराज ने जेब से निकालकर सिगरेट सुलगाते हुए कहा, स्कीम में नाकामयाब होने पर जितना मानसिक तनाव मुझे झेलना पड़ा है उतना तुम में से किसी को नहीं, क्योंकि पंडित जी नाम के उस आदमी से एक एक सवाल का जवाब मुझे सिर्फ देना पड़ा है। वही हम सब सुनना चाहते हैं, सब लोगों ने एक साथ कहा। गजराज वहां का जो जो बातें बीती थी उसको एक एक क्रम अनुसार सुनाता चला गया, जिसके उसके सामने वो आता गया था। और सुनते सुनते कई स्थान पर तो बल्लो समेत उन चारों के हौसले ही बिल्कुल खत्म हो गए थे। सांसें तक रुक गई थी। उनके सफेद चेहरे पड़ गए थे। बल्लो जैसे अखड़ मिजाज के आदमी के कई बार गजराज ने उसके माथे पर पसीना तक पहुंचा देखा था। जब गजराज ने अंत सुनाया तो सभी को कुछ राहत से मिली और खड़े हुए रोंगटे अपने सामान्य स्थिति में वापस आ गए। निकलसन बोला, इस सबसे तो यही परिणाम निकलता है कि एकमात्र मेरे हुलिये के आधार पर पंडित जी सीमा का हत्या का संबंध वेन से जोड़ सकते हैं। और भले ही थोड़े गलत ढंग से सही, मगर यह जानकारी सही है, वे रो के चीफ को दे सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? सबने पूछा। उनकी नजर में वैन लुटेरे नोट छपवाने के लिए तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में रो के जासूस इस उम्मीद में तुम्हारे चारों तरफ बिखर सकते हैं कि एक बार फिर तुम्हें फंसाने की कोशिश करें तो ये लुटेरे तुम्हें को धर दबोचे। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहलगाम से श्रीनगर आते समय जब मैंने लुटेरों का कृत्रिम डर दर्शाते हुए पंडित जी के साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट की, तब पंडित जी ने कहा कि वे लुटेरे इतने बेवकूफ हरगिज नहीं है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम पर हाथ डालने की मूर्खता करेंगे। हाँ, इतना निश्चित है कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की टेक्निकल जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है और वे अपनी इस जरूरत को निश्चय ही पूरा करेंगे। परंतु किसी अन्य व्यक्ति से इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे तो आसपास भी नहीं फटकेंगे। इससे क्या होता है? रो के चीफ को अपनी रिपोर्ट देने के साथ ही वे उपरोक्त शब्द भी जरूर कहेंगे और रो का चीफ इन शब्दों की गहराई को समझ लेगा। वो प्रिंटिंग प्रेस की टेक्निकल जानकारी रखने वाले दिल्ली के एक एक व्यक्ति के पीछे रो के जासूसों को लगा सकता है।
मगर मेरे पीछे नहीं। राज की बातों में दम तो है, निकलसन ने अन्य तीनों से कहा। बागेश बोला, फिर भी 24 घंटे अब राज को जरूर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आशा के विपरीत यदि रो के जासूस इसे वॉच करने लगे तो हल्की हल्की सी चूक से ही वे न केवल इसका रहस्य जान जाएंगे बल्कि इसके माध्यम से हम तक भी पहुंच जाएंगे। और और क्या? गजराज ने उसे बीच में टोक दिया। ऐसे हालातों में तुम्हारा सीमा की हत्या की स्कीम पर काम करना बिल्कुल ही ज्यादा खतरनाक है। पहली बात तो यह कि मेरे पीछे जासूसों को लगाने की मात्र 1% संभावना है। दूसरे, योजना पर अमल करने से पहले यहां से पंडित जी का ट्रांसफर करा देना निहायत जरूरी है। उसमें समय लगेगा और इस समय में मेरे पीछे लगे सामान्य दिनचर्या में बोर होकर मेरा पीछा छोड़ चुके होंगे। तब मैं अपनी योजना को पूरी करने के लिए दोबारा से तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, मगर फिर भी सीमा की हत्या की किसी योजना पर हम तुम्हें काम तभी करने देंगे जब तुम्हारी योजना से संतुष्ट हो जाएं और तुम तब तक योजना बना लो। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कैमिल फॉल से तुम सब लोग सुरक्षित यहाँ कैसे पहुंचे? इंस्पेक्टर ने तुम्हारी तलाश जारी कर दी थी। वो अगले दिन दोपहर की बात है। तब तक जब तक तो हम श्रीनगर पहुंच चुके थे। क्या मतलब? मैं पंडित जी को जानता था, निकलसन ने बताया, इसलिए उन्हें वहां देखते ही समझ गया कि सिर्फ सारा खेल बिगड़ चुका है, बल्कि हम सभी लोग कानून की पकड़ से बहुत जल्दी आने वाले थे। हाँ, अपने अक्खड़ मिजाज और बात की गहराई को न सोचने की वजह से बल्लो ने जरूर थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी की, मगर हम तीनों ने मिलकर इसे बेहोश कर दिया और उसी समय वहां से डाक बंगले के लिए रवाना हो गए। वहां से मोटरसाइकिलों के जरिए पहलगाम और पहलगाम से सुबह को श्रीनगर आने वाली सबसे पहली बस से श्रीनगर। ओ गॉड, गजराज बोला। सीमा के साथ प्लेन में आने तक मैं यही सोच सोच कर मरे जा रहा था कि कहीं तुम में से कोई पुलिस की हत्या ना चढ़ जाए। मुल्क की सर्वोच्च जासूस संस्था रो के चीफ मिस्टर एंडी राव अपने एयर कंडीशंड और साउंड प्रूफ ऑफिस में विशाल मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे उस वक्त किसी फाइल का अध्ययन कर रहे थे जब लाल रंग का इंटरकॉम भिनभिनाया। दृष्टि फाइल पर ही टिकाए रिसीवर उठाकर उन्होंने कहा, हेलो सर, पंडित जी आपसे मिलना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई। कौन पंडित जी? चीफ ने कहा। एलआईसी के प्रख्यात जासूस सर केशव पंडित। क्या? मिस्टर राव उछल पड़े। कौन? क्या क्या कहा तुमने? केशव पंडित यहाँ आए हैं? फौरन भेजो उन्हें। कहने के साथ ही मिस्टर चीफ ने उन्हें रिसीवर रख दिया। यदि पद की दृष्टि से देखा जाए तो वह मिस्टर राव के सामने पंडित जी कुछ भी नहीं थे, मगर मिस्टर राव पंडित जी की काबिलियत को अच्छे तरह परिचित थे। वे जानते थे कि सरकार पंडित जी को बड़े से बड़ा पद ऑफर कर चुकी है, परंतु वे कभी स्वीकारते नहीं है, इसलिए मिस्टर राव पंडित जी की बहुत आदर करते थे। दरवाजा खुला और पंडित जी ने अंदर कदम रख दिया। मिस्टर राव ने कुर्सी पर खड़े होकर उनका स्वागत किया और फिर विशाल मेज के ऊपर हवा में दो धुरंधरों के हाथ मिल गए। बैठिए पंडित जी, क्या लेंगे? चीफ ने कहा। बैठते ही पंडित जी ने कहा, कुछ नहीं, ये नहीं हो सकता, एक कप चाय तो आपको लेनी ही होगी। कहने के साथ ही पंडित जी की जवाब की प्रतीक्षा किए बिना मिस्टर चीफ ने इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर दे दिया और जिस समय वे चाय का ऑर्डर दे रहे थे उस समय पंडित जी ने जेब से पैकेट निकालकर चार मीनार की एक सिगरेट सुलगा ली। जब मिस्टर चीफ रिसीवर वापस क्रेडिल पर रख रहे थे तब कड़वा सा मुंह बनाते हुए पंडित जी ने गाढ़े धुएं के साथ शब्द उगले, हम यहाँ एक खास मसले पर बातचीत करने आए हैं। सो तो आपके आने से ही जाहिर है, चीफ ने कहा। आपने हमसे एक वैन रॉबरी के संबंध में बात की थी ना, उस वैन के संबंध में जिसमें लंदन से आने वाला खास कागज था, पंडित जी ने कहा। जी हाँ, हम चाहते थे कि उस से मामले में आप रो के लिए काम करें, मगर अफसोस कि आपने इनकार कर दिया, चीफ ने कहा। अगर हम पूछे कि उस मामले में कहां तक प्रगति हुई है तो आप क्या बता सकेंगे? पंडित जी का वाक्य समाप्त होने तक दरवाजा खुला और ऑफिस के द्वार पर खड़ा रहने वाला दरवाजा दरबान मेज पर चाय रखकर चला गया। कप उठाकर एक चुस्की लेने के बाद मिस्टर चीफ ने कहा, रो के जासूस अभी तक एक ऐसी कोई खास प्रगति पर नहीं कर सके जिसका उल्लेख किया जा सके। क्या मतलब? वारदात होने के बाद रो के हाथ क्ल्यू के रूप में केवल दो व्यक्ति थे। पहला एक टैक्सी ड्राइवर जिसने सारी वारदात अपनी आंखों से देखी है, यानी चशमदीद गवाह। दूसरा व्यक्ति रो के मृत मिला है। लुटेरे का एक के साथ ही वह पुलिस की गोली से मरा था। इन दोनों के बारे में आप हमें पहले ही बता चुके हैं, पंडित जी ने कहा। आगे बढ़ने के लिए हमारे पास मात्र ये दो ही माध्यम थे। टैक्सी ड्राइवर ने जिस लुटेरे का हुलिया बताया वो अलवर का कुख्यात गुंडा निक्कू है। पिछले 1 साल तक वो जेल में था। जासूस से 1000 कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं लगा सके कि वो जेल से निकलने के बाद कहाँ गया
और कहाँ रहा। अलवर के निक्कू के सभी परिचितों पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। अगर वो उनमें से किसी से मिला तो तुरंत पकड़ा जाएगा, परंतु ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत वो करता नजर नहीं आ रहा है, चीफ ने कहा। खैर, उस मृत लिटोरे के बारे में पता चला? पंडित जी ने पूछा। उसका नाम ब्रिजेश है। दिल्ली में नोट छपने वाले इस खास कागज को जहां रखा जाता था, ब्रिजेश उसी ऑफिस में तीसरी श्रेणी का एक कर्मचारी था। ओह, तो इसकी इंफॉर्मेशन लिटोरो के लिए उपयोगी रही होगी। जाहिर है कि ब्रिजेश की एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। रो के जासूस उनकी पत्नी से कुछ उगलवाने की हर कोशिश करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि सर्विस के अलावा ब्रिजेश जो भी घोटाला कर रहा था, उसके बारे में पत्नी को रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। पत्नी की मदद से ही ब्रिजेश के मिलने जुलने वालों का एक लिस्ट बनाई गई। पत्नी के साथ ही उन सब पर भारी नजर रखी जा रही है, और परंतु कोई उल्लेखनीय सफलता हाथ नहीं लगी। यानी अभी तक आप लुटेरों से बहुत दूर हैं, पंडित जी ने कहा। पूरी गंभीरता के साथ हम सच्चाई स्वीकार करते हैं, चीफ ने कहा। मेज के बीचों बीच रखी शीशे की चौड़ी एस्ट्रे में सिगरेट के पिछले टुकड़े को मसलते हुए पंडित जी ने कहा। हालांकि हम इस केस पर काम नहीं कर रहे, परंतु संयोग शायद बहुत बड़ी चीज होती है, और उसी संयोग के कारण हमें एक ऐसी जानकारी मिल गई है जो निश्चय ही आपको लिटोरो के लिए ही बल्कि सफलता के बहुत नजदीक लेकर जाएगी, पंडित जी ने कहा। हम वो जानकारी सुनने के लिए उत्सुक हैं, चीफ ने कहा। क्या पंडित जी यहाँ पर सारी जानकारी बता देंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, इस सुहागिन की मौत के 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हम वो जानकारी जानने के लिए उत्सुक हैं। हम इन लिटोरों में से कम एक का नाम आपको बता सकते हैं, पंडित जी ने कहा। प्लीज पंडित जी, बताइए वो कौन है और कहाँ रहता है? चीफ ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उसका नाम गजराज है, जनकपुरी में रहता है। वो एक प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है, और हम नहीं समझते कि रो के पास मौजूद हजारों ब्लैक लिस्टों में कहीं उसका फोटो होगा, पंडित जी ने कहा। आपको कैसे पता लगा कि वो? चीफ ने पूछा। जवाब में आपको पहलगाम के 25 किलोमीटर दूर सरकारी डाक बंगले और वहां से कोई 5 किलोमीटर दूर कैमिल फॉल पर घटने वाली वारदातों से संबंधित एक लंबी कहानी सुननी होगी। हम कोई भी कहानी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चीफ ने कहा। जवाब में पंडित जी ने कैमिल फॉल पर गजराज और सीमा के हुई भेंट से लेकर पहलगाम से उनसे विदाई तक की पूरी बातें विस्तार पूर्वक सुना दी। सुनने के बाद असमंजस भरे स्वर में मिस्टर चीफ ने कहा, अजीब बात कर रहे हैं। आप पहले कह रहे थे कि गजराज ही एक लुटेरा है, और अब पूरी कहानी के बाद कह रहे हैं कि नोट छपवाने की मदद लेने के लिए लुटेरों ने सारा षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा था। ये बात हमने सिर्फ उससे कही है। पंडित जी के होठों पर रहस्य में मुस्कान थी। क्या मतलब? पग पर गजराज के चेहरे पर जो भाव, हड़बड़ाहट, बौखलाहट और उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, उनके आधार पर दावे के साथ कह सकते हैं कि वहां जो कुछ भी हो रहा था उसकी पूरी जिम्मेदारी गजराज की है। हर पत्ता केवल उसी के इशारे पर खड़क रहा था, और इस सारे कांड में उसके जो साथी थे उनमें से एक आपका वेन लुटेरा निक्कू भी था। जाहिर है कि वेन लुटेरों का समूचा ग्रुप वहां सीमा की हत्या के लिए सक्रिय था। पर ऐसा क्यों? चीफ ने पूछा। सच्चाई यह है कि इस क्यों का जवाब सोचने की बरकस चेष्टा के बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। सीमा की हत्या क्यों करना चाहते हैं वे? सीमा का पति खुद गजराज भी अपनी पत्नी की हत्या इस ढंग से क्यों करना चाहता है जिससे हत्या दुर्घटना ही नजर आए? इसकी वजह दौलत हो सकती है। आपने बताया था कि सारी दौलत सीमा के नाम है, चीफ ने कहा। जिन्होंने खास कागज से भरी वैन लूट ली, नोट छापने का जिनके पास सारा मसाला है, वे भला सीमा के छोटे सी दौलत के लिए उसकी हत्या क्यों करेंगे? पंडित जी ने कुछ सोच विचार करके कहा। वाकई ये विचार करने योग्य प्रश्न है, चीफ ने कहा। जाहिर है सीमा को मारने का मकसद दौलत से कुछ बड़ा है। फिलहाल हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वे सीमा के मर्डर की कोशिश नहीं कर रहे और वे वैन लुटेरे नहीं हैं। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो पहलगाम में आपने गजराज पुलिस हवाले क्यों नहीं किया? एक झूठी कहानी गढ़कर उसे छोड़ क्यों दिया? चीफ ने कहा। हमारे ख्याल से हाथ तब डालना चाहिए जब वो अपने अन्य साथियों के साथ वैन के नजदीक हो। इसलिए सबको समझाने के बावजूद हमने उनके सामने अंतिम क्षणों में भटक जाना और चूक जाने का नाटक किया, पंडित जी ने कहा। कमाल है पंडित जी, आपका वाकई जवाब नहीं है, चीफ ने कहा। हमें पूरा विश्वास है कि सीमा का मर्डर करने की वह दूसरी कोशिश जरूर करेगा। हम चाहते हैं कि सीमा का मर्डर न हो सके, पंडित जी ने कहा। व्यक्तिगत रूप से आप ऐसा क्यों चाहते हैं? चीफ ने पूछा। क्योंकि उस लड़के में हमने एक आदर्श और भारतीय पत्नी के समूचे गुण देखे हैं। दुर्भाग्य से वो गजराज जैसे जालिम और क्रूर आदमी की पत्नी बन गई है।
वो बेचारी इतनी सीधी और मासूम है कि गजराज की इतनी धूर्तताओं के बावजूद उस पर शक नहीं कर पा रही है। दरअसल वह उन मूर्ख पत्नियों में से है जो अपने पति के विषय में नेगेटिव ढंग से सोचने तक अपने आप को पाप समझती हैं, और ऐसा आप पाप जिसे उनकी नजर में भगवान भी माफ नहीं करेगा। हाँ, इस कलयुग में हम उसे मूर्ख ही कहेंगे। आज के युग में सीता और सावित्री जैसा कैरेक्टर की स्त्री को मूर्ख ही तो कहा जाएगा मिस्टर राव। हमारे कानों में इस वक्त भी सीमा की उस वक्त की चीखें चिल्लाहटें गूंज रही हैं जब हमने उसके पति के सारी वारदातों का जिम्मेदार कहा था। हाँ, एक सवाल हम आपसे पूछना भूल गए पंडित जी, मिस्टर चीफ ने कहा। जैसे ही उसको कुछ याद आ गया और उन्होंने पूछ लिया, जब आप ये नहीं चाहते कि गजराज ये भांप सके कि आप सच्चाई तक पहुंच गए हैं, तो फिर आप ने कदम कदम पर उससे ऐसे वाक्य क्यों कहे जिन्हें सुनकर उसकी चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी? आपके विचार घुमा फिरा कर आप उनके सामने इस तरह पेश क्यों कर रहे थे? वो आतंकित रहे। जवाब देने से पहले पंडित जी के होठों पर बड़ी ही रहस्यमय मुस्कान उभर आई। एक और सिगरेट सुलगाते हुए वे बोले, सारे हालातों में भली भांति समझने के बाद दरअसल हमें उन राक्षसों के बीच फंसी सीमा से सहानुभूति हो गई थी। ये सोचकर कुछ ज्यादा ही कि जिस गजराज को वो अपना एकमात्र सहारा समझ रही है, दरअसल वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सीमा से हमें जितनी सहानुभूति होती जाती, गजराज से उतनी घृणा। ये सोच सोचकर हम क्रोध से पागल हो गए कि इस जालिम ने सीमा को कितनी भयभीत और आतंकित और डरा कर रखा है। बस उसका बदला उसी ढंग से चुकाने के मकसद से हमने गजराज को कदम कदम पर भयभीत किया, आतंकित रखा और उसे उत्तेजन देने के उस दौर पर गुजारा जिसमें वो सीमा को गुजार रहा था। उसकी हालत हमने ये कर दी कि जब तक उसके साथ रहे पंडित जी के नाम को नंगी तलवार के रूप में उसने अपनी गर्दन पर लटके महसूस किया। यानी आपको इस झमेले में फंसने के बाद सीमा से बहुत ज्यादा लगाव हो गया, मिस्टर चीफ ने कहा। उसके कई कारण हैं। पहला, एक आदर्श पत्नी होना, दूसरा गुंडों के फिसी रजिया जैसी उसकी स्थिति, और तीसरा उसका हमारी क्लाइंट होना। क्लाइंट? मिस्टर चीफ ने बड़े ही हैरानी भरे स्वर में पूछा। दिल्ली आते ही हमने जनकपुरी में अपने क्लाइंट्स की लिस्ट देखी। लिस्ट में सीमा का भी नाम है। 50,000 की पॉलिसी ले रखी है उसने और सारी किस्तें नियमित रूप से जमा करती आ रही है। हंसते हुए मिस्टर चीफ ने कहा, यानी अगर सीमा का मर्डर हो गया तो जासूसी के दौरान आप भी मैदान में कूद पड़े। सीमा का मर्डर नहीं होगा मिस्टर चीफ। एकाएक ही पंडित जी दांत भींचकर गुर्रा उठे। मिस्टर चीफ के मजाक पर एकाएक वे बहुत ज्यादा उत्तेजित नजर आने लगे थे। एक एक शब्द को चबाते हुए बोले, अगर मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी सीमा का मर्डर हो गया तो लानत है मुल्क की रो पर। अरे आप तो सीरियस हो गए पंडित जी, चीफ ने कहा। वो हमारी क्लाइंट है और उसके मरने से हमारी कंपनी को 50,000 का नुकसान होने वाला है, और इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि कुछ दरिंदे उसके मर्डर की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब भी मर्डर हो जाता है तो यह बड़ी शर्म की बात होगी, पंडित जी ने कहा। आप यकीन रखिए पंडित जी, मर्डर नहीं हो सकेगा, चीफ ने बड़े ही समझाते हुए उन्हें कहा। पंडित जी के चेहरे से उत्तेजना बहुत कम हुई और बोले, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको धन्यवाद देने के लिए हमारे पास उचित शब्द नहीं है। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी आपने, और फिलहाल हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यकीन रखें, आपके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन का हम भरपूर लाभ उठाएंगे। सीमा ठाकुर की सुरक्षा और गुजराज के जरिए पूरे ग्रुप तथा वैन तक पहुंचने के लिए हम रो के जासूसों को नियुक्त कर देंगे। उनकी इजाजत बिना गजराज के इर्द गिर्द पत्ता भी नहीं फड़क सकेगा। सीमा के मरने की बात तो दूर है। थैंक यू, हमें आपसे यही उम्मीद है। कहने के साथ ही अपने बाकी सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए पंडित जी उठ खड़े हुए और विदाई लेने स्वरूप उन्होंने अपना हाथ मिस्टर चीफ की तरफ बढ़ा दिया। एक बार फिर मेज पर दो धुरंधर के हाथ मिल रहे थे। इधर बलवंत ठाकुर अपने भीम जैसे शरीर पर हमेशा की तरह इस वक्त भी अपना परंपरागत लिबास था, मिलिट्री के सार्जेंट की वर्दी। हाँ, वो हमेशा इसी वेश में रहता, पैरों में मिलिट्री वाले भारी जूते, काई रंग की पतलून और उसी रंग की कमीज, छाती पर बाई तरफ लगे तमगे कभी उसके सार्जेंट होने के गवाह थे। चौड़े सख्त और खुरदरे चेहरे वाले बलवंत की मूछें देखकर ही 10 वर्ष की आयु तक का बच्चा और डर सकता था। उसके कंधे मजबूत, हाथ चौड़े और भारी थे। दाएं हाथ की मोटे मोटे उंगलियों के बीच इस वक्त उसका रिवॉल्वर था और बाएं हाथ से बाजरे के दाने। कोठी के लॉन में हरे कालीन से बिछी घास को रौंदता हुआ वो चहलकदमी कर रहा था। एकाएक ही उसने बाजरे के दाने लॉन के एक तरफ उछाल दिए, फिर रिवॉल्वर संभालने जाने जिसकी घात में लगाकर नजर आया। 5 मिनट तक मूर्ति के समान उसी अवस्था में खड़ा रहा। छठे मिनट पंख फड़फड़ाता हुआ एक कबूतर बाजरे पर झपटा,
ठीक इसी क्षण बलवंत ठाकुर ने बिजली की सी फुर्ती का परिचय देते हुए कबूतर को पंखों की फड़फड़ाहट पर फायर झोंक दिया। धाएं, आवाज दूर दूर तक गूंजती चली गई। गोली कबूतर के सीने में लगी थी और ललुआन होकर लॉन पर पड़ा तड़पने लगा। बलवंत के चेहरे पर इस चमक उभर गई जैसे कबूतर की तड़पन को अपनी आंखों से देख रहा था। आसपास रहने वाले बलवंत की इस रोजमर्रा की आदत से लोग परिचित थे और अतः किसी ने इस फायर का कारण जानने की कोशिश नहीं की। हाँ, अपने हाथों से व्हील चेयर को चलाती हुई सीमा जरूर द्वार से निकलकर शेड के नीचे पहुंच गई थी। अब ये बलवंत कौन था जिसके पास सीमा आ गई थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 23वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही बलवंत ठाकुर ने फायर किया, कबूतर नीचे धम से गिर गया और उसके आसपास जैसे ही रोजमर्रा के जो लोग थे उनको देखकर कोई चकित नहीं हुआ, क्योंकि ये उनके हर रोज का कार्य था और सब लोग जान चुके थे कि ये बलवंत ठाकुर ने किस तरीके से गोली क्यों और किस पर चलाई थी। इसी बीच सीमा अपनी व्हीलचेयर पर उसी बलवंत के पास आ पहुंच गई थी। बलवंत एकदम उसकी तरफ घूमकर बोला, आओ सीमा। और सीमा अपने अंकल की आंखों को एक बार फिर देखती रह गई। बड़े बड़े परंतु निस्तेज एवं खुली आंखों को, इनमें रोशनी नहीं थी। रंग ऐसा था जैसे ढेर सारे बलगम के दो धब्बे झांक रहे थे। हाँ, उन आंखों में बलगम ही इकट्ठा हो गया था लगता है। कभी वह सचमुच मिलिट्री में सार्जेंट हुआ करता था। जब से अंधा हुआ था तब से उसके सूंघने में, श्रवण शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि हो गई थी। ये ही दोनों शक्तियां उसकी आंखों का काम करती थी। सीमा से वो बहुत प्यार करता था, किंतु गजराज से उतनी ही नफरत। थोड़ा सनकी मिजाज का था, पर फिर भी शायद आंखों की ज्योति चली जाने के कारण हर क्षण स्वयं पर ही झुंझलाया सा रहता था। चुप क्यों हो बेटी? सीमा की तरफ देखते हुए उसने पूछा। अपनी तरफ तने हुए रिवॉल्वर से खौफ खाती हुई सीमा ने कहा, रिवॉल्वर को तो जेब में रख लीजिए अंकल। क्यों? बलवंत के काले मोटे और भद्दे होठ मुस्कुराने के अंदाज में फैल गई। आपसे कितनी बार कहा है कि इस तरह फायरिंग न किया करे। रिवॉल्वर जेब में रखता हुआ बलवंत की ठीक किसी आंखों वाले की तरह व्हीलचेयर की तरफ बढ़ता हुआ बोला, क्यों ना किया करूं? किसी दिन निशाना चूक गए और गोली किसी व्यक्ति को, बलवंत के रिवॉल्वर से निकली गोली वही लगती है बेटी जहां मारी जाती है। बलवंत ने बड़े ही ठोस होते हुए कहा, चलो मान लेती हूं, फिर भी उस बेगुनाह मासूम और भूखे पक्षियों का खून बहाने से क्या लाभ मिलता है आपको? मैं तो सिर्फ पक्षियों का खून बहाता हूं। इस कोटे में तो ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें मेरे बेगुनाह और मासूम बेटे का खून पीने की लत लग गई है। अंकल, सीमा ने प्रतिरोध में कहा। बलवंत हंस दिया। बड़े भयानक हंसी थी और उसका बोला, बुरा मान गई बेटी। आपसे कितनी बार कहूं कि राज ऐसा नहीं है। सीमा ने बड़े ही शांतिपूर्वक कहा, और मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि राज वैसा ही है जैसा मुझे लगता है, एक नंबर का हरामी, धूर्त, धोखेबाज और दौलत का लालची। उफ अंकल, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? सीमा ने कहा। इसलिए मेरी छठी इंद्री यही कहती है, और बस ये आजमाई हुई बात है कि छठी इंद्री ने कभी मुझसे झूठ क्यों नहीं बोला। बलवंत ने कहा, इस मामले में जरूर झूठ बोला है आपकी छठी इंद्री ने। देर सवेर राज के बारे में आपको अपनी राय बदलनी ही होगी। सीमा ने राज पर विश्वास जताते हुए बोला। एक फीते के हुंकारे के बाद बलवंत ने कहा, टांगे गवाकर भी तू अंधी रही। आप मेरी टांगों के लिए राज को दोष मानते हैं, मगर मैं अंधा नहीं हूं। अपने ही धुन में बलवंत कहता चला गया, भैया भाभी के बाद तेरी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरी इच्छा के खिलाफ उस स्पोलियो से शादी करके तूने ठीक नहीं किया सीमा। मैं जानता हूं कि वह आगे तुझे भी मारने की कोशिश जरूर करेगा, मगर तेरी टांगे जाने की वजह से अब मैं पहले ज्यादा सतर्क हो गया हूं। जिस क्षण इस नियत से उसे तेरी तरफ बढ़ेंगे, उसी क्षण मेरा रिवॉल्वर उसके भेजे के परखचे उड़ा देगा। प्लीज अंकल, आप ऐसी अहम का ना ये बात मत किया करें, सीमा ने डरते हुए उससे कहा। बलवंत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर फिर कुछ कहे बिना ही बंद कर लिया। अपनी बलगमदार ज्योतिहीन आंखों से सीमा की व्हीलचेयर के पीछे मौजूद दरवाजे की तरफ देखता हुआ बड़बड़ाया, इधर ही आ रहा है सुअर। सीमा ने व्हीलचेयर घुमाई। चौखट पार करते हुए गजराज ने कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग, विवश से बलवंत ने कहते हुए इतना कड़वा मुंह बनाया जैसे नीम के पत्ते चबा रहा हो। वह बलगमदार गंदी आंखों गजराज पर ही टिकी हुई थी। गजराज को महसूस दे रहा था कि वो उसे ही नहीं, जिस्म के अंदर छुपी उसकी आत्मा को भी देख रहा है। इस अंधे के सामने पड़ते ही गजराज, हालांकि लाख संभालते संभालते भी अपनी सामान्य अवस्था को गंवा ही देता था, परंतु फिर भी उसने काफी हद तक सामान्य स्वर में पूछा, कितने कबूतर मार चुके हैं अंकल? तुमने कितने फायर की आवाज सुनी? एक। तो बस समझ लो कि एक ही कबूतर मरा है। दूसरे लोगों की तरह न कभी मेरा वार खाली जाता है
और न ही निशाना चूकता है। अंधा जो कुछ कह रहा था उसे महसूस करके गजराज थरथरा रहा था। उसके सामने पड़ने पर हमेशा एक ही बात उसके पक्ष में रहती कि यह अंधा उसके चेहरे पर उत्पन्न होने वाले भाव को नहीं पढ़ सकता। श्याम को शांत रखने की भरपूर चेष्टा करते हुए गजराज ने कहा, इसमें किसी को क्या शक हो सकता है? यह आपका निशाना अचूक है। कम से कम तुम सच्चाई के साथ हमेशा याद रखना। कहने के बाद बलवंत घूमा और फिर पतलून की जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस तरफ बढ़ गया जिधर उसने कबूतरों के लिए बाजरा डाल रखा था। टीटू और बागेश, दो जिस्म एक जान समझा जाता था उन्हें। दोनों हमेशा एक साथ नजर आते और मिलकर भी क्राइम करते थे। दोनों के एक साथ नाम आते ही जैसे एक ही नाम हो। क्राइम की दुनिया में बहुत से लोग उन्हें जानते थे। जो लोग जानते थे उन्हें यह भी मालूम था कि वे छोटे मोटे चोरी चकारी जैसे जुर्म ही करते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वैन रॉबरी जैसे बड़े और योजनाबद्ध तरीके से किए गए इस क्राइम से भी उनका कोई संबंध हो सकता है। उस वक्त रात के करीब 11 बजे थे जब दोनों ही नशे में धुत अपने क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचे। आसपास के क्वार्टर्स में अंधेरा और गैलरी में सन्नाटा छाया हुआ था। ताला खोलने के बाद टीटू जहां अंदर की तरफ दरवाजे की चटकनी बढ़ाने की कोशिश करने लगा, वहीं बागेश लाइट ऑन करने के लिए स्विच टटोलने लगा। हाथ स्विच पर पड़ते ही लाइट ऑन हो गई और लाइट के ऑन होते ही खबरदार जो एक भी चालाकी दिखाने की कोशिश की। उनके कानों में एक कर्कश आवाज पिछले हुए शीशे की तरह उतरी और फिर जो उन्होंने देखा उसे देखकर न केवल सकपका गए बल्कि एक ही क्षण में उनका नशा भी बिल्कुल चला ही गया। दरअसल अपनी तरफ तने रिवॉल्वर से भाड़ से मुंह को देखकर अच्छे से अच्छा नशा भी चला जाता है और वो रिवॉल्वर कमरे में मौजूद एक राइटिंग टेबल के समीप खड़े नकाबपोश के हाथ में था। नकाबपोश को सिर्फ उनकी आंखें ही नजर आ रही थी। चोर के घर में गिरगट, टीटू बड़बड़ाया। बागेश बोला, कौन हो भाई? अगर यहाँ कुछ लूटने के लिए आए हो तो गलती कर बैठे हो। सारे शहर में तुम्हें हमसे ज्यादा कंगला कोई नहीं मिलेगा। तो वैन लूटने के बाद भी कंगले हो? रहा सा उनका सारा नशा भी उतर गया। उन्हें नहीं पता था कि आदमी कहाँ से आया है और वैन के बारे में कैसे जानता है। उनके कान खड़े हो गए। क्षण भर के लिए चौंक कर एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखा और बागेश ने जल्दी में कहा, वैन? कौन सी वैन भाई? वही जिसमें लंदन से कागज आ रहा था। कागज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बड़े भाई। कागज भी भला कोई लूटने की चीज है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, नकाबपोश ने कहा। मैं उस कागज की बात कर रहा हूं जो 100 के नोट छापने के लिए आ रहा था। ये बेल्ट की तरफ हाथ मत लेकर जाओ मिस्टर टिटू, वरना खोपड़े में सुराख कर दूंगा। वाकई बेल्ट की तरफ बढ़ता हुआ हाथ जहां तहां था वो वहीं पर रुक गया। नकाबपोश को बागेश के साथ बातों में मशगूल समझकर टिटू ने हरकत की थी, परंतु नकाबपोश कहीं ज्यादा सुर्ख और चालाक साबित हुआ और बोला, मैं जानता हूं कि तुम मोटरसाइकिल की चेन से बेल्ट का काम लेते हो। अब एक साथ दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बराए मेहरबानी चेन मेरे हवाले कर दो। नकाबपोश ने आदेशात्मक स्वर में चेतावनी दी, और अगर इस सारी प्रक्रिया के बीच तुमने कोई भी नाजायज हरकत की और करने की चेष्टा की तो भेजे में एक सुराख बन जाएगा जिसके रास्ते से तुम्हारी रूह कथक करती हुई जिस्म से बाहर निकल जाएगी। दोनों के होश फाख्ता हो गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन है और इस समय यहाँ पर क्या कर रहा था। वो दोनों तो उसको जानते भी नहीं थे और इस आदमी को इतनी जानकारी कैसे थी कि यह वैन तक का जिक्र कर रहा था। नकाबपोश जरूर से ज्यादा चौकस और सतर्क नजर भी आ रहा था। टीटू को बेल्ट के स्थान पर बंधी चेन उसके हवाले करनी ही पड़ी। तब नकाबपोश ने उन्हें आगे बढ़ने और हाथ ऊपर उठाकर अगल बगल की पट्टी पर बैठ जाने का हुक्म दिया। उनकी व्यवस्था थी। उन्होंने कुछ सोचने की उम्मीद भी की लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने टिटू ने सोचने की जहमत बागेश के मुकाबले जरा कम उठाता था, इसलिए इस वक्त केवल सोच सकता कि उसके सामने मौजूद नकाबपोश आखिर है कौन। जबकि बागेश इससे आगे की बात सोच रहा था कि आखिर यह हमसे चाहता क्या है, कैसे जानता है कि हमारा संबंध वैन से है। अब ये नया आदमी यहाँ पर कौन आ गया था? क्या बागेश और टीटू सारी की सारी जानकारी इस नकाबपोश आदमी को दे देंगे? यह नकाबपोश किसी रो का आदमी था या फिर किसी और ही चोर का आदमी था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। आप दोस्तों पूरी कहानी सुनते हैं लेकिन एक कमेंट भी नहीं करते हैं, तो एक कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 24वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बागेश इसके आगे सोच रहा था कि आखिर यह हमसे चाहता क्या है, कैसे जानता है कि हमारा संबंध वैन से है। रिवॉल्वर से उन्हें कवर किए नकाबपोश अपने स्थान से हटा
तो मेज पर उन्हें नेशनल पैनासोनिक नामक 2-in-1 रखा नजर आया। टीटू और बागेश की आंखें न चाहते हुए उस पर एकदम से जम सी गई, जबकि रिवॉल्वर को हवा में लहराते हुए नकाबपोश ने कहा, इसे 2-in-1 कहते हैं, यानी एक चीज के अंदर दो चीजें, ट्रांजिस्टर भी और टेप रिकॉर्डर भी। कहिए आप क्या सुनना पसंद करेंगे? बेचारे बागेश और टीटू क्या जवाब देते। वो एकदम से चौंक गए थे कि आदमी यहाँ पर टेप रिकॉर्डर और ट्रांजिस्टर भी क्यों लेकर आया था। नकाबपोश ने कहा, टाइम ज्यादा हो गया है। अपने मुल्क के तो शायद सभी रेडियो स्टेशन खामोश हो गए होंगे। हाँ, पाकिस्तान आदि से शायद गाने आ रहे हों, मगर जरूरी नहीं कि वे गाने अच्छे ही हों। अतः कोई रिस्क न उठाते हुए हम अपने मनोरंजन के लिए टेप ही स्टार्ट कर लेते हैं। टिटो और बागेश की जीभें कहीं तालू से चिपकी जा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या रिकॉर्डिंग पहले से सेट की गई है, और वो सोच रहे थे तभी नकाबपोश ने प्ले वाला बटन दबा दिया। टेप चालू हो गया और उसमें जो जो आवाजें निकलकर कमरे में गूंजने लगी, उन्हें सुनते सुनते टिटू और बागेश को छठी का दूध याद आ गया। पसीने से चेहरे भरभरा उठे, कानों जैसे पिघला हुआ शीशा डाला जा रहा है। आंखें नकाबपोश पर जमी थी। वह उन्हें साक्षात जिन जैसा नजर आ रहा था, ऐसा जिन जो बिना चिराग घिसे ही प्रकट हो गया। टेप में से वो बातें भरी हुई थी जो पहलगाम वाले मिशन पर से लौटने के बाद उन सब ने एक स्थान पर बैठकर गजराज से की थी। पूरी बातें सुन लेने के बाद उस आदमी ने टेप को ऑफ कर दिया। टिटो बागेश तो बेचारे कुछ बोलने की स्थिति में थे नहीं। बहरहाल नकाबपोश शुरू हो गया। आपका ये मनोरंजन मैंने इसलिए किया ताकि बार बार ये कहकर समय बर्बाद न करें कि वेन का अब से कोई संबंध नहीं है। वे अब गूंगे की तरह उसकी तरफ देख रहे थे। उन्हें अब भी ये नहीं पता चल रहा था कि ये लोग कौन था और ये कहां से आया था। पहले दिमाग में एक ख्याल आया कि पंडित जी या मिस्टर चीफ के पास पहुंचा दूं, कुछ नवा पता भी मिल जाएगा। बंदा देशभक्त नहीं तो कम से कम एक आदर्श भारतीय नागरिक तो कहलाएगा ही। फिर सोचा कि इस मनोरंजन के लिए आप लोग शायद उनसे कुछ ज्यादा ही टैक्स दे दे। क्यों, मैंने कुछ गलत सोचा था क्या? नकाबपोश ने कहा। नहीं, टीटू के मुंह से निकला। फिर खुद को संयमित रखने की चेष्टा करते हुए बागेश ने पूछा, क्या क्या चाहते हो तुम? टेप में जो कुछ है वो वेन की रॉबरी से संबंधित वारदात का बिल्कुल सारा अंश है, जबकि मैं इन्हीं सब घटनाओं को विस्तारपूर्वक सुनने का अभिलाषी हूँ। असली 100 के नोट तैयार करने का सुविचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया? तुम लोग कैसे मिले और फिर सारा काम किस योजना के अंतर्गत किया गया आदि। बागेश और टीटू ने विवश अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यह बात तो समझ में आ गई थी कि यहाँ पर उनसे पैसे मांगने के लिए आया था, लेकिन उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो उनकी सारी बातें क्यों सुनना चाहता था। वो भी एक एक करके जो बातें उन्होंने बनाई थी, जो उन्होंने प्लान बनाया था, उसका उसे क्या लेना देना था। लेकिन ना चाहते हुए भी उन लोगों को उसको बताना ही पड़ा। बागेश ने बताना शुरू किया, हम दोनों नासिक के रहने वाले हैं। हमारे पिता नासिक के उस प्रेस के कर्मचारी हैं जहां नोट, स्टाम्प और डाक टिकट छपते हैं। वो दोनों घनिष्ठ दोस्त हैं और उन्हीं के संबंधों के कारण बचपन में हमारी दोस्ती हो गई। साथ ही खेलते कूदते शरारते करते बड़े हुए। लड़कपन से ही बिगड़े हुए लड़कों की सोहबत मिली और हम उन्हीं में रम गई। शराब और जुए जैसी बुरी लतों को पूरा करने के लिए माँ की गुल्लक, पिता की जेब से पैसे चुराने लगे। हमारी हरकतें पिताओं से ज्यादा दिन तक न छिप सकी। पढ़ने में जीरो थे। पढ़ लिखकर हम नवाब नहीं बन सकेंगे, ये बात जल्दी ही हमारे माता पिता को भेजे में समा गई थी। अतः उन्होंने वही मैकेनिकल काम हमें सिखाने का बीड़ा उठा लिया जो खुद किया करते थे। सोचा कि अपने अपने रिटायरमेंट पर हमें अपने स्थान पर लगा देंगे। मेरे पिता नोट छापने के लिए विभिन्न कलर्स को मिलाकर कलर तैयार करते थे और टूटे के पिता ब्लॉक मेलर थे, यानी विभिन्न नोटों के ब्लॉक्स तैयार करना उनके काम था। भला हमारी दिलचस्पी इन बोर कामों में कहाँ थे? सो उनके सभी प्रयास विफल हो गए। उम्र बढ़ने के साथ ही हमारी जरूरतें बढ़ने लगी और जरूरतों के साथ ही उन्हें पूरा करने के लिए हमारी हरकतें भी। यहाँ तक कि हमें वेश्यावृत्ति तक का शौक लग गया था। एक दिन पूरा पैसा न चुकाने पर वेश्यालय को चलाने वाली आंटी से झगड़ा हो रहा था। हमारा पैसा निकलसन ने चुकता कर दिया। वहां से निकलकर वो हमें देसी शराब के ठेके में ले गया। यहाँ वो हमसे बोला, तुम जैसे बेवकूफ मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखे। क्या मतलब? हम दोनों के मुंह से एकदम निकल पड़ा, ये छोटी छोटी चोरी और राहजनी करके तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। मुकद्दर से अभी तक तो तुम किसी चक्कर में पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हो, मगर यदि यही सब कुछ करते रहे तो एक न एक दिन जरूर चढ़ जाओगे। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? दोनों की बुद्धि एकदम से कुंद रह गई थी।
अगर चाहो तो कोई बड़ा काम कर सकते हैं, ऐसा काम जिसमें एक ही बार में तुम दोनों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए तो मिले। हमारे मुंह से चीखें निकल गई। 1-1 करोड़? हाँ, ऐसा कौन सा काम है? अपने अपने पिताओं से तुम्हें वो सीखना चाहिए जो वे तुम्हें सिखाना चाहते हैं। हम दोनों उछल पड़े, पर एक ही वाक्य से उसका तात्पर्य समझ गई। सवालिया नजरों से हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मैं बोला, वाकई गजब का आइडिया दे रहे हो तुम। हैरत है कि बचपन से आज तक हमारे दिमाग में नोट छापने वाली मशीन बनने का यह आइडिया क्यों नहीं आया? क्या मतलब? निकलसन ने हमें घूर कर देखा। तुम यही तो कहना चाहते हो कि हम अपने अपने बापों से उनके हुनर सीख ले, तो फिर हम जितने को चाहे और उतने नकली नोट तैयार कर सकते हैं। नकली नहीं बेवकूफो, असली। नकली नोट तो मार्केट में आते ही पकड़े जाएंगे और तुम करोड़पति तो क्या लखपति भी नहीं बन पाओगे। हाँ, जेलपति जरूर बनकर निश्चित हो जाएगा तुम्हारा। हम भाड़ सा मुंह बनाए उसकी तरफ देखते रह गई। वो बोला, मैं असली नोट तैयार करने की बात कर रहा हूं। असली नोट? हाँ, वो कैसे? ये मैं अगली मुलाकात में बताऊंगा। मेरे पास असली नोट तैयार करने की बहुत जबरदस्त स्कीम है। विचार विमर्श करके बता देना कि उस पर काम करने के लिए तैयार हो या नहीं। कहने के बाद वो न केवल हमारे पास से उठ गया, बल्कि ही ठेके से बाहर चला गया। हम दोनों वहां पर बिल्कुल सोच में बैठ गए थे कि एकदम से हमारे साथ क्या हो गया था। बाद में हमने उसके ऑफर पर विचार किया और बातों ही बातों में बात निकली कि आखिर वो कैसे जानता है कि हमारे पिता नासिक प्रेस में काम करते हैं। तब इस नतीजे पर पहुंचे कि निश्चय ही उनके जहन में कोई लंबी स्कीम है, इसलिए उसने हमारी पूरी बैकग्राउंड पता लगा ली थी। अगर उसके पास सचमुच कोई ऐसी योजना है जिससे हमारे हाथ में 1-1 करोड़ रुपए लग जाए, तो इसमें बुराई ही क्या है? करोड़पति बनने की कल्पना ने हमें रोमांचित करके रख दिया था। बेचैनी से भरे 15 दिनों के बाद उसने खुद ही हमसे संबंध दोबारा से बना लिया। उसके निर्णय पर हमने अवगत कराया तो वो बोला, ठीक है, फिर आज से ही अपने कैरेक्टर में मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। कैसे परिवर्तन? तुम आज से चोरी और राजनी की घटनाएं करने छोड़ दोगे। जेब खर्च के लिए 500 रुपया महीने के लिए मैं तुम्हें देता रहूंगा। जानते हो क्यों? क्यों? ताकि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तुम्हें कोई भी ऐसा जुर्म करने की जरूरत ना पड़े जिससे पुलिस के हत्थे चढ़ सको, क्योंकि तुम्हारा एक बार पुलिस की नजर में आ जाना ही तुम्हारे स्कीम के लिए बेकार आदमी साबित कर देगा। हम चुपचाप उसे देखते रह गए। अब तक उसने पूरी बातें हमें बताई नहीं थी। हम फिर से आगे सुनने के लिए ऐसे ही बैठे रहे। अपने माता पिता की नजरों में आने वाले कल से तुम्हें समृद्धि आ जाएगी। तुम दोनों ही अपने अपने बापों से कहोगे कि आवारगी की दुनिया में भटक कर तुमने देख लिया वहां कुछ भी नहीं है। अब तुम कुछ काम करना चाहते हो और इस तरह तुम नोटों के लिए कदा स्कीम तैयार करने में माहिर हो जाओगे और टिटो ब्लॉक मेकिंग में। मान लिया हम हो गए, फिर इतनी आसानी से न तो एक पल में तुम अपने बापों का विश्वास जीत पाओगे और न ही एक क्षण में वे सारे हुनर तुम सिखा जाओगे और जो वे जानते हैं। सारे हुनर सीखने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने? हम दोनों एकदम से उछल पड़े। पूरा साल भी लग सकता है। हम तुम्हारी स्कीम जानना चाहते हैं। हमारा टारगेट है नोट तैयार करना, नकली नहीं, बिल्कुल असली नोट, ऐसे जिन्हें कोई भी स्पेशलिस्ट कोई भी कोण से देखकर नकली साबित न कर सके। स्वयं गवर्नर भी नासिक प्रेस में और हमारी प्रेस में छपे नोटों में फर्क न कर सकेगा। यह करामात उस दिन हो जाएगी जब तुम वे सारे हुनर सीख लोगे जो बूढ़े होने तक तुम्हारे बापों ने सीखे हैं। ऐसा एक्यूरेट नोट भला कैसे तैयार हो सकता है? हम दोनों ने कहा, कलर स्कीम और ब्लॉक्स के अलावा बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे लंदन से निर्मित होने वाला खास कागज की। योजना बनाने वाले ने सचमुच सोच लिया है। जब तुम अपने अपने कामों में महारत हासिल कर लोगे, तब हर अवश्य चीज का प्रबंध हो जाएगा। क्या यह योजना तुमने नहीं बनाई? नहीं, निकलसन ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। फिर किसने बनाई है? प्रिंटिंग प्रेस की पूरी टेक्निकल जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने जो ढेर सारी दौलत का मालिक बनना चाहता है। इसी फेयर में उसने बिना माँ बाप की एक दौलतमंद लड़की से शादी भी की, मगर उसकी हसरतें पूरी ना हो सकी, क्योंकि सारी दौलत आज तक अभी भी उसकी बीवी के नाम है। खर्चे के लिए वह कुछ भी लेता तो जरूर सकता है, मनचाहे ढंग से खर्च नहीं कर सकता। इस स्थिति में ने दौलत के प्रति उसके ललक को कुछ और ज्यादा बढ़ा दिया। उसी के शब्दों में एक बार वो अपनी प्रेस में बैठा वो धाड़ धाड़ करके कागज छाप रही मशीन को देख रहा था। उसके जहन में यह बात चकराने लगी कि ऐसे ही किसी मशीन पर नोट छपते हैं और वह मशीन कितनी भाग्यशाली होगी। सोचते सोचते वो सोचने लगा कि उसकी मशीन भी तो भाग्यशाली मशीन हो सकती है। बस यही से उसके दिमाग में नोट छापने की बात आई। फिर उसके जहन ने वो खूबसूरत योजना बना दी।
कैसी योजना? मैं अलवर का मना हुआ गंडा हूं। मेरा एक पैर हमेशा बाहर रहता है और दूसरा जेल में। अपने इस जिंदगी से परेशान आ चुका था। कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहता था जिससे एक ही बार में वारे न्यारे हो जाए। न जाने कैसे उसे मेरी इस मनस्थिति की जानकारी हो गई। खैर, इसे मैं कोई खास बात नहीं समझता, क्योंकि कोई भी आदमी अपने काम की तलाश कर ही लेता है। मैं उसे अपने काम का लगा और मुझसे मिलकर उसने अपना प्रस्ताव रखा, योजना बताई, वो मुझे पसंद आ गई। अब मैं उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। हम भी योजना जानने के बाद ही तैयार होंगे। योजना के हमें 3 किस्म के व्यक्तियों की जरूरत थी। पहले तो उन 2 कामों को पूरा जानकारी रखने वाले जो तुम्हारा पिता करते हैं, और दूसरे व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति जो हमें लंदन से आने वाले कागज की एक खेप दिलवा सके। ये तीनों व्यक्ति तलाश करने के लिए हमारी जिम्मेदारी उनसे सौंपी है, और तुमने हमें तलाश कर लिया। जाहिर है, तीसरे आदमी कहाँ मिला? जब तक तुम अपने अपने कामों में महारत हासिल करोगे, तब तक तुम्हारी ही तरह उसे मैं तलाश कर लूंगा। योजना मेरी समझ में आ रही है, बागेश ने कहा। टिटू ब्लॉक्स तैयार करेगा, मैं कलर स्कीम। तीसरे व्यक्ति के जरिए लंदन से आने वाले कागज की खेप प्राप्त हो जाएगी। फिर प्लानर के प्रेस में वो नोट तैयार होंगे, वे जो नासिक में होते हैं। तुम समझदार हो, मगर फिलहाल इतने दूर तक की बात न सोचकर अपने अपने बापों के हुनर सीखो और उसमें लग जाओ। कहने के साथ ही उसने 5-5 के नोटों की 2 गड्डियां हमारे सामने डाल दी। बागेश के चुप होने का नकाबपोश ने पूछ लिया, फिर क्या हुआ? अगले ही दिन हम माँ बापों की नजरों में सुधरे हुए जाहिल लड़के थे, और जो उन्होंने अपने अपने कामों की ट्रेनिंग देने शुरू कर दी। हम पूरा ध्यान लगाकर काम सीखते रहे। करोड़ों की आस में किसी भी पॉइंट को हम इतनी जल्दी पकड़ लेते कि हमारे बापों को हैरत के साथ फक्र होता था। 500-500 रुपए की किस्त लेते हमें 9 महीने गुजर गए थे। फिर 10वें पगार पर, हाँ, हम उसे पगार ही कहने वाले थे, हमने निकलसन से कहा, अब तो अपने अपने काम में हमें दक्ष हो गए, आगे कार्रवाई कब होगी? अगले हफ्ते दिल्ली में हम सबकी एक मीटिंग होगी। उसमें आगे की कार्रवाई के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा, और इस योजना पर काम करने वाली सभी लोगों का आपस में परिचय होगा। परिचय? हाँ। क्या बागोस और टीटू दिल्ली जाने के लिए मना कर देंगे, या फिर वो आगे की कार्रवाई तैयार रखेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, एक सुहागिन की मौत के 25वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगले हफ्ते हमें दिल्ली जाना है, और वहां पूरी टीम से हमारी मुलाकात होगी और अपना अपना परिचय होगा। परिचय? हाँ। मैं बोला, क्या तुमने उस आदमी को खोज लिया जिसके माध्यम से हम खास कागज की खेप हासिल करेंगे? हाँ, उसके अलावा हमें एक और खास आदमी की भी जरूरत थी। मैंने उसे भी न सिर्फ खोज निकाला, बल्कि अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। ग्रुप? मेरे व्यू से एकदम से निकल पड़ा। हम अब इस ग्रुप कह सकते हैं, निकलसन ने बताया। वो ग्रुप जिसका हर सदस्य आने वाले समय में कम से कम 1 करोड़ का मालिक बनने वाला है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम सभी अलग अलग अपने ढंग से काम कर रहे हैं। हमारे ग्रुप में कितने सदस्य हैं? मुख्य प्लानर सहित 6। बताने के बाद निकलसन ने कहा, और बस? इस बारे में तुम आगे कोई सवाल नहीं करोगे, क्योंकि अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग में सबका एक दूसरे से परिचय होने वाला है, मुख्य प्लानर से भी। उस दिन बात यहीं पर खत्म हो गई। अगले हफ्ते वाकई दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग शुरू होने पर खड़े होकर गजराज ने कहना शुरू कर दिया, करीब 11 महीने से हम सभी एकमात्र स्कीम पर काम कर रहे थे, किंतु एक दूसरे से परिचित नहीं थे। योजना को एक अभेद्य कवच पहनाने के लिए मैंने जरूरी समझा कि जब महसूस किया जाए हम सबको आपस में परिचित हो जाना चाहिए, तो यहाँ एक साथ बैठे हैं। सभी खामोश उसी की तरफ देख रहे थे। फिर उसने आगे कहा, यह अच्छी तरह से समझकर और मानकर चलना है कि लक्ष्य प्राप्ति पर जो कुछ भी हमें मिलेगा, वो सबके संयुक्त परिणाम का परिणाम होगा, और प्राप्त धन के 6 बराबर हिस्से किए जाएंगे। अतः हम सब बराबर के पार्टनर हैं। जिस प्रोजेक्ट पर अभी तक हम अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे थे, उसी पर अब आगे की कार्रवाई सबको मिलाकर एक साथ सफर करनी होगी। अतः एक दूसरे को यदि बेहतर ढंग से समझ ले तो शायद भविष्य में कोई दिक्कत ना आ जाएगी। ठीक से तो एक दूसरे के साथ रहकर ही समझ सकेंगे, मगर फिर भी प्रत्येक के करैक्टर की कम से कम एक विशेषता मैं यहाँ बता देता हूँ। उस श्रृंखला में सबसे पहले खुद को ही लेता हूँ। वो सांस लेने के लिए रुका था और आगे बोला, मेरा नाम तो आप जान ही गई। एक लाइसेंसदार रिवॉल्वर हमेशा मेरे पास रहता है। निशाना अच्छा है, मगर ऐसा नहीं जिसे अचूक कहा जा सके। वैसे भी रिवॉल्वर का लाइसेंसदार होने के कारण मैं उसका उपयोग बिना सोचे समझे नहीं कर सकता।
बेशक मैं एक अच्छा प्लानर और अभिनेता हूं, परंतु मार-धाड़ के अवसरों पर बिल्कुल बेकार नर्वस हो जाना होने वाला आदमी हूं। हमारा दूसरा साथी है निकलसन। अलवर इसके नाम से कांपता है। पुलिस इसे अच्छी तरह जानती है। बिना लाइसेंस का रिवॉल्वर हमेशा जेब में रखता है। निशाना एकदम अचूक है। यह न सिर्फ प्लानर अच्छा है बल्कि क्विक माइंड भी है। यानी तत्काल सही निर्णय लेने वाला निकलसन अद्भुत क्षमता रखता है। व्यर्थ का खून खराबा करना इसे पसंद नहीं, परंतु आवश्यक कत्ल करने से कभी नहीं हिचकेगा। बागेश और टीटो के बारे में अलग अलग बताना उन पर अन्याय होगा। ये दो जिस्म एक जान है। एक का हथियार चैन है तो दूसरे का कैप। पिछली जिंदगी में मोटी छोटी चोरी राहजनी करते थे, परंतु पुलिस के हत्थे कभी नहीं चढ़े। ये सामान्य बुद्धि वाले हैं और अतः बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अधिक नहीं करते, मगर जो काम इन्हें बताया जाए बखूबी अंजाम देते हैं। हमारा पांचवा साथी है बल्लो। दिमाग से पैदल, काम को आनंद फानन में निपटाने का कायल। किसी भी काम को करने के लिए अपनी लंबी चौड़ी योजनाएं बनाई जाए तो उनसे बहुत चिढ़ता है। निखरा हुआ चाकूबाज, अक्कड़ मिजाज, किंतु पलक झपकते ही किसी को भी आंतड़ियां निकालने में एक पल नहीं हिचकेगा। मैं ये सब बातें सुन ही रहा था, लेकिन मुझसे चुप न रहा जा सका और जो सवाल मेरे मन में उठ रहे थे वो मैंने बोल ही दिया। हमारे लंबे प्रोजेक्ट में इस खून खराबा पसंद करने वाले आदमी की क्या जरूरत है? अभी तक जितने भी कार्य किए गए हैं उनमें के हमें कभी भी अपने बल्लो जैसे साथी की जरूरत नहीं पड़ी, मगर भविष्य में हम कागज के भरी वैन लूटने वाले हैं और उस काम में सबसे ज्यादा जरूरत बल्लो की ही पड़ेगी। ठीक है, मैं चुपचाप बैठ गया। अब रह जाता है हमारा छठा साथी यानी ब्रिजेश। वो बेचारा सीधा साधा सरकारी कर्मचारी है। जेब में कोई हथियार रखता या खून खराबा करना तो दूर, खून खराबा होते देखना भी इसके बस का नहीं है। हाँ, ड्राइविंग में इसे महारत हासिल है और निश्चय ही ये हमें सबसे ज्यादा मनोरंजक व्यक्ति लगता है। मनोरंजक? बोलो ने पूछ लिया। हाँ, बात बात पर ऐसी पहेलियां पूछ बैठेगा जिनके जवाब हालांकि बहुत आसान होंगे, परंतु आप नहीं दे सकेंगे। पहेलियां पूछना इसका शौक है और जो कुछ कहेगा पहेली में कहेगा। हम समझे नहीं। टीटू जो कितनी देर से चुप था वो एकदम से बोल पड़ा। गजराज टीटू की तरफ मुखातिब होकर बोला, मान लो कि मेरी बीवी का नाम सीमा है, सीमा के भाई का नाम जोगेंद्र है और इन दोनों के पिता का नाम महेंद्र के ठाकुर। अब इसने तुम्हें नाम पूछना है तो ये इस तरह नहीं पूछेगा कि ये आदमी जो सामने खड़ा है इसका नाम क्या है, तो घुमा फिराकर अच्छी खासी पहेली बनाकर पूछेगा। कैसे? पूछेगा कि महेंद्र ठाकुर के बेटे की बहन के पति का नाम बताओ। ब्रिजेश के अलावा सभी लोग ठहाका मारकर हंसने पड़े। जब ठहाके रुके तो गजराज ने कहा, इस अजीब आदत के कारण ब्रिजेश बहुत दिलचस्प व्यक्ति है। अगर अब भी न समझे हो तो एक पहेली ब्रिजेश से ही पूछवाऊं? जरूर पूछवाओ, मैं बोला। मेरे उत्सुकता दिखाते ही गजराज ने कुछ कहने की प्रतीक्षा किए बिना ब्रिजेश शुरू हो गया। मुझसे से ही मुखातिब होकर उसने कहना शुरू कर दिया, माना कि तुम एक पायलट हो, एक विमान लेकर दिल्ली से वाया नागपुर और बंबई पुणे के लिए चलते हो। जब विमान दिल्ली से चलता है तो उसमें 125 यात्री हैं। नागपुर पहुंचने पर इसमें से 64 यात्री उतर जाते हैं और 32 अन्य चढ़ जाते हैं। इसी तरह विमान में जो संख्या है उसमें से बंबई में 32 यात्री उतर जाते हैं और 64 अन्य चढ़ जाते हैं। ध्यान रहे हिसाब में गड़बड़ न हो जाए, इसलिए फिर दोहराता हूँ। नागपुर में 64 यात्री उतरते हैं और 32 चढ़ते हैं। समझ गई? मैं मन ही मन यात्रियों की संख्या का हिसाब लगाता हुआ बोला, अब तुम हिसाब लगाकर बताओ कि इस विमान के पायलट की उम्र क्या है। मेरी खोपड़ी घूम गई। अभी तक सोच रहा था कि शायद वो मुझसे पुणे पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या पूछेगा, मगर उसका सवाल बहुत अटपटा था। मेरे मुंह से बरबस ही निकल गया। यात्रियों की संख्या के पायलट की उम्र का क्या संबंध? उतरने चढ़ने वाले यात्रियों का हिसाब लगाकर तुम्हें तो यही बताना है। मैं घूम गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मदद के लिए मैंने टिट्टू, बल्लो, निकलसन, गजराज की तरफ देखा। टिट्टू और गजराज, बल्लो की स्थिति मुझ जैसी ही थी, जबकि निकलसन के होठों पर मैंने रहस्य में मुस्कान को थिरकते हुए देखा और बोला, शायद तुम्हें ब्रिजेश के सवाल का जवाब मालूम है निक्कू। हाँ, मगर पहले तुम कोशिश कर लो, निकलसन ने कहा। मैंने एक बार फिर गजराज, बल्लो और टीटू के चेहरे को पढ़ा और फिर उनका नेतृत्व करता हुआ बोला, हार मान गए, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हंसते हुए निकलसन ने बताया, ब्रिजेश ने तुम्हारी उम्र पूछी है बेवकूफ। मेरी उम्र? मैं चेहूक उठा। हाँ, सबसे पहले वाक्य उसने यही कहा था, माना कि तुम एक पायलट हो, अपनी उम्र बता देते। यह वही ब्रिजेश के सवाल का यही जवाब था। ओह! समझने के बाद मैं नहीं बल्कि टीटू, बल्लो और गजराज भी ठहाका लगाकर हंस पड़े। ब्रिजेश द्वारा पूछे गए सवाल के घुमाव फिराव को मुझे मजा आया।
ये वाकई पहेलियों में दिलचस्प फुलझड़ियां छोड़ने वाला व्यक्ति था। इस तरह से सब हंसते खेलते हुए एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। परीक्षा आदि की औपचारिकता के थोड़े मनोरंजन के बाद गजराज ने कहा, हम तुम बिना किसी पहेली का इस्तेमाल करे अन्य दोस्तों को कागज चलाने वाली वैन, उसकी सुरक्षा व्यवस्था और टाइम टेबल आदि के बारे में बताओ। ब्रिजेश बिना किसी हिचक के शुरू हो गया। वैन का आकार संजय गांधी की मारुति जैसा है, यानी वैन छोटी ही है। फर्क सिर्फ इतना कि मारुति का बॉडी आम है, जबकि इस वैन की बॉडी 1 इंच मोटी स्टील की है। शीशा बुलेट प्रूफ है और अंदर ये लगभग 2 भागों में बटी हुई है। एक ड्राइविंग कक्ष, दूसरा पीछे की तरफ वो हिस्सा जहां कागज रखा जाता है। दोनों के बीच में स्टील का पार्टीशन है और इस पार्टीशन में 6 इंच का एक वर्गाकार मोखला है, जिसके माध्यम से ड्राइवर पिछले हिस्से में मौजूद अपने साथी से कभी बात कर सकता है। स्वाभाविक रूप से ड्राइविंग का क्या छोटा और पीछे वाला कक्ष बड़ा है, क्योंकि उसमें कागज रखा जाता है। आगे आगे और बताते चलो, गजराज ने कहा। वैन में केवल 2 ही दरवाजे हैं, एक ड्राइवर के लिए उसके दाईं तरफ और दूसरा पिछले कक्ष से संबंधित वैन के पीछे। हम यूं भी कह सकते हैं कि वैन के पीछे वाली दीवार दरअसल स्टील के 2 बड़े किवाड़ों से मिलकर बनती है। दोनों ही दरवाजों से संबंधित दोनों कक्षों में स्विच है। जब तक अंदर से दोनों स्विच बंद रहते हैं, तब तक दरवाजे नहीं खुल सकते। क्या मतलब? एयरपोर्ट से कागज लेकर जब वैन गोदाम के लिए चलती है, तब इसके साथ केवल 2 आदमी होते हैं, पहला ड्राइवर, दूसरा पिछले कक्ष में कागज के साथ एक बंदूकधारी गार्ड। दोनों ये सख्त निर्देश है कि एयरपोर्ट से चलने से पूर्व ही वे दरवाजे से संबंधित अपने अपने कक्ष में मौजूद स्विच ऑफ कर ले। किसी भी स्थिति में गोदाम में गैराज में पहुंचने पहले उन्हें खोलने दे। यानी दरवाजों को बाहर से नहीं खोला जा सकता। नहीं, फिर भला वैन को कब्जे में करने के लिए बाद हम कागज तक कैसे पहुंचेंगे? हमें इस सिद्धांत को मानकर चलना है कि अगर समस्या तो निश्चय ही कहीं ना कहीं उसका समाधान भी जरूर होगा, क्योंकि बिना समाधान के समस्या पैदा ही नहीं हो सकती। गजराज के सोचने का तरीका सबको अच्छा लगा। ब्रिजेश ने कहा, जितने सख्त निर्देश दरवाजे से संबंधित स्विच के लिए है, उतने ही ड्राइवर से वैन को ड्राइव करते रहने के लिए है। किसी भी हालात में गोदाम से पहले वह वैन को नहीं रोकेगा। अगर निक्कू फायरिंग करके उसके टायरों को शहीद कर दे तो? गजराज ने पूछा। नहीं हो सकेंगे, विंड स्क्रीन की तरह वे भी बुलेट प्रूफ है। ओह, वैन में कोई खिड़की आदि तो होगी? खिड़कियां भी नहीं है। हाँ, पिछले कैबिन से संबंधित 3 तरह की बोर्डियां में 3 6x6 के मोखले जरूर खुल सकते हैं। वे भी तब जबकि कागज के साथ बैठा गार्ड चाहे कि ये मोखले किसी भी खतरे के समय बाहर फायरिंग करने के लिए बनाए गए हैं। उनसे संबंधित स्विच भी कैबिन के अंदर ही है। और वह आगे आगे बताता हुआ चला गया। ड्राइविंग कक्ष में एक वायरलेस है, जिसे ऑन करते ही स्वयं उसका सीधा संबंध पुलिस कंट्रोल रूम से स्थापित हो जाएगा। ड्राइवर को निर्देश है, अगर वो वैन को किसी भी किस्म के खतरे से महसूस करे तो तुरंत वायरलेस को कंट्रोल रूम को सूचना भेज दे। ऐसा होते ही पुलिस की पेट्रोल गाड़ियां वैन की तरफ दौड़ जाएंगी। कम से कम तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस वैन को हम लूटेंगे कैसे? बल्लो एकदम से कह उठा। क्या जो ये लोग स्कीम बना रहे हैं, उस तरीके से ये वैन को लूट पाएंगे या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं।